नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुमताज मुफ्ती जी की कहानी माथे का तिल। मैं आ गया भाभी, सईद ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। सलाम वालेकुम। तबीयत तो अच्छी है ना? ओ तुम हो सईद, भाभी ने नजरें उठाकर कहा। कैसे आए हो? बस आ गया हूँ, 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने कहा चलो भाभी से मिला हूं। भाई साहब कहाँ हैं? दफ्तर गए हैं। कहो मौसी का क्या हाल है? बहुत बहुत प्यार देती थी, कहती थी किसी दिन हम सब मिलने को आएंगे। वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? तकलीफ? ओह क्या बताऊं भाभी, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। सईद दीवार की ओर मुंह करके मुस्कुरा दिया। भाभी मशीन चलाते चलाते रुक गई। तकलीफ है तो वहाँ रहने की क्या जरूरत? वापस बोर्डिंग में चले जाओ। मैं तो पहले ही कहती थी कि उनके घर में इतने लोग हैं और इतना सा मकान, फिर तुम्हारा आखिरी साल हुआ, तुम्हें तो एक अलग कमरा चाहिए। अजीब मुसीबत है, सईद ने मुंह फुलाकर कहा और एक ठंडा सांस लिया। अरे आखिर हुआ क्या, मैं भी तो सुनूं। नहीं तुम खफा होगी, तुम कहो तो। वचन दो कि तुम नाराज नहीं होगी। ठीक है अब बताओ। वह उठ बैठा और बड़ी अधीरता से इधर उधर घूमने लगा। यानी बिल्कुल ही बता दूं क्यों भाभी? अरे कुछ बताओगे या नहीं? कैसी अजीब आदत है तुम्हारी? भाभी चिढ़कर बोली। अरे कह तो रहा हूं, तुम खामखा नाराज होती हो। मुझ जैसे आज्ञाकारी से नाराज होना अच्छा है भाभी। बात यह है, यानी कि मुझे अपनी होने वाली बीवी मिल गई। क्या कहा? कौन मिल गई? मेरी बीवी, यानी मुझ पर शासन करने वाली। बस तुम्हें तो हर घड़ी मजाक सोचता है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली। ईमान से भाभी, मजाक नहीं, तुम्हारी कसम। कौन है? तस्लीम, सईद ने झुककर सलाम करते हुए कहा। कौन तस्लीम? मौसी की लड़की? पर यह भी नहीं जानते हो कि मौसी ने सुन लिया तो जूते मार मार कर घर से निकाल देगी। तभी तो कहता हूँ अजीब मुसीबत है। पर वह तो अभी बच्ची है, जब मैंने उसे देखा था बिल्कुल छोटी सी थी। अब तो वह बहुत बड़ी हो गई, बस तुम्हारे ही जितना कद होगा। जब मैं नया नया वहां गया तो एक अजीब घटना घटी। पहले पहले तो मैं साधारणतः बैठक में ही बैठा रहता था। हाँ, छोटा मानी और जाजी अक्सर मेरे पास आ जाया करते थे। मानी तो 2 दिन में ही मेरा दोस्त बन गया, बड़ा तेज लड़का है वह। दूसरे दिन मौसी आ गई, कहने लगी चलो बेटा अंदर चलो ना, तुम तो बैठक ही के होके रहे, तुम्हारा अपना घर है, तुमसे क्या पर्दा करेगा कोई। उस दिन तो मैं 5-4 मिनट अंदर बैठा बाहर आ गया, लेकिन अगले दिन मौसी ने फिर मुझे बुला भेजा। कीचू, मानी और जाजी भी आ गए, मौसी भी बैठी रही। बड़ी बातें हुई उस दिन। फिर जब मैं बैठक की ओर जा रहा था तो वह मेज के पास खड़ी बाल बना रही थी, बिल्कुल इसी तरह, जरा सी बाईं ओर को झुकी हुई, ऐसे ही लंबे भूरे बाल, तुम्हारे जैसे। परमात्मा की सौगंध, मैं तो चकित रह गया। मैं समझा शायद भाभी आ गई है, और जैसी मेरी आदत है मैंने निकट पलट कर देखा तो खड़े का खड़ा रह गया। वह तो कुशल हुई कि उस समय कमरे में कोई नहीं था, नहीं तो बहुत बुरी गत होती। पर भाभी, भाभी आश्चर्य है कि उसकी शक्ल बिल्कुल ही तुम्हारे जैसी है, ऐसा ही चौड़ा माथा, और यानी बिल्कुल ही तुम्हारे जैसी। बस इतना अंतर है कि तुम्हारे माथे पर काला तिल है, उसके माथे पर नहीं। बाकी हूँ बहू तुम ही हो। बड़ी गप्पे हाँकनी आती है तुम्हें। छोड़ो अब ये कहानियां और जाकर नहा लो। मालूम होता है कि सफर की थकान ने तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा। ओ भाभी, तुम तो बस मेरी हर बात को मजाक समझती हो। भाभी चुपचाप मशीन चलाती रही। अब तो मेरी बस एक ही अभिलाषा है भाभी, दुनिया में एक तुम ही हो जिसके लिए मेरे दिल में सम्मान है, और एक वह है जिससे मुझे वह है। केवल यह अभिलाषा है कि तुम, मैं और वे इकट्ठे रहें। तुम और वह तो हुए ना, मेरा नाम खामखा क्यों? भाभी मुस्कुराते हुए बोली। तुम बड़ी वह हो भाभी जो मुझे सताती रहती हो। देखो ना, तुम्हें छोड़कर मेरा कौन है? अम्मा तो मैंने देखी नहीं, छोटा सा तो था उन दिनों। बस तुम ही तो हो तुम, और है ही कौन। मुझे याद है कि जब तुम नई नई आई थी और मुझे गोद में बिठाकर सिर पर हाथ फेरा था, फिर प्राय रात को जब तुम मुझ पर झुक कर लिहाफ डालने के लिए आती थी तो मेरी आंख खुल जाया करती थी। आंख खोलता था, तुम्हारा बड़ा सा चेहरा और चौड़ा सा माथा, और उसके बीच में काला सा तिल दिखाई देता। वह नक्शा अब भी मेरी आंखों में घूमता है, जैसे दिल पर खुद गया हो। क्यों भाभी, याद है ना वे दिन तुम्हें? हाँ हाँ याद है, उन दिनों तुम इतने से थे, लेकिन अब तो एकदम बड़े हो गए हो।
पर तुम्हारे लिए तो इतना सही हूँ। शैतान भी हो गए हो। या क्या नई बात है, बच्चे तो होते ही शैतान है, क्यों भाभी, है ना? अच्छा छोड़ो उन दिनों को, जाओ जाकर नहा लो। देखो जब से आए हो तनिक सा भी काम नहीं करने दिया तुमने। अच्छा भाभी, जैसे तुम कहो। सईद ने भाभी को एक फौजी सलाम किया और फिर साथ के कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर वह वहीं से चीखने लगा, एक बात याद आ गई, सुनाओ भाभी, बड़े मजे की बात है। क्या है? भाभी ने मशीन चलाते हुए कोई विशेष ध्यान दिए बिना कहा। सईद दरवाजे की चौखट पर आ बैठा। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चादर लपेटकर बरामदे में सो गया। शायद उसने समझा कि मौसा जी पड़े हैं, शायद मौसी ने कुछ कहने को भेजा हो। बस जी वह आई, झुककर मेरे चेहरे से चादर हटाई, मेरी आंख खुल गई। उसका बड़ा सा चेहरा अपने ऊपर झुका हुआ देखकर एकदम मेरे मुंह से निकला, क्यों भाभी? और मैं उठकर बैठ गया। इस बात पर बड़ा मजा रहा। उसका मुंह लाल हो गया और वह भागी। उधर मौसी ने सुना तो हंस हंस कर लोटपुट हो गई। अंदर मानी चीखने लगा, अम्मा देखो तो बहन जी को क्या हुआ है। अलमारी में मुंह डालकर आप ही आप हंस रही है। जरूर मेरा गैन छुपा लिया होगा इसने। कीचू भागी भागी मेरे पास आई, एक विलक्षण ढंग से गाती हुई, फिर हाथ फैलाकर घूमने लगी। बहुत बुरी हुई भाईजान से। मौसी तो हंसी के मारे मुंह में पल्लू ठूस रही थी। सचमुच बड़ी बुरी बात हुई हमसे उस दिन। अच्छा बातें ही बनाते रहोगे या नहाओगे भी? भाभी अपने माथे पर एक ना घूरने वाली त्योरी चढ़ाकर बोली। अच्छा तो लो चले जाते हैं हम। और वह गैर के पांव पड़ गया बेखुदी ए नियाज में, गुनगुनाता हुआ नहाने चला गया। भाभी काम करते हुए आप ही आप कहने लगी, मैं कहती हूँ तस्लीम की तो सगाई भी हो चुकी, ना जाने कहाँ मैंने सुना था। और उसने जोर से सईद को आवाज दी, सईद, मुझसे कुछ कहा? सईद ने स्नानालय से ही शोर मचाया, कह रही हूँ कि तस्लीम की तो मंगनी भी हो चुकी है। सच? नहीं मुझे बना रही हो भाभी? सईद ने घबरा कर पूछा। धर्म से सच कहती हूँ, जाने किसने बताया था मुझे? हाँ तुम्हारे भाई साहब ही कह रहे थे जब वे बम्बई से आए थे। उन दिनों मौसी मौसा जी बम्बई में काम करते थे ना, और तुम्हारे भाई उन्हीं के यहाँ रहते थे। अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, मुझसे मुझसे तो उन्होंने ये बात नहीं की। शायद फिर बात ना बनी हो, हमने भी तो उड़ती उड़ती ही सुनी थी। मैं जानता हूँ, सईद हंसते हुए कहने लगा, तुम बड़ी वह हो भाभी, बड़े उद्दंड हो गए हो तुम। आ जाए तुम्हारे भाई, उनसे कहकर पिटवाऊंगी। ओह वे अवश्य मानेंगे तुम्हारी बात, उन्हें बताऊंगी ना। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे मियाँ लाहौर में एक अपनी वह बनाकर आए हैं। परमात्मा के लिए यह न कहना, उनसे बड़ी अच्छी है भाभी हमारी। सईद नहाते हुए भाभी की मिन्नतें कर रहा था और वह चुपचाप बैठी मुस्कुराती रही। नहाकर वह सीधा भाभी के पास आया। बड़ी अच्छी भाभी हमारी, जरा रौब घाटती हैं, पर वैसे अच्छी बड़ी हैं। ओह तो मैं जरूर कहूंगी उनसे। भाभी ने भी मुंह फुलाकर कहा, नहीं परमात्मा के लिए। सईद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हंस पड़ी, यह लड़का तो अपने आप से भी जाता रहा, यही तो मुसीबत है। सईद ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन सईद उसे पता है या केवल तुम ही मजनू हो रहे हो? तुम्हें क्या पता भाभी कि उसे क्या मालूम है, बस ना पूछो। वह उठकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। अरे मैं भी तो सुनूं, भाभी मशीन चलाते हुए बोली। अच्छा सुनो, कल ही की बात है, उसने भाभी के सामने बैठते हुए कहा। मेरे जी में आई कोई शरारत कहूँ। वह बाहर धूप में बैठी पढ़ रही थी। जाजी और मानी भी पास बैठे थे। कीचू कुछ बुन रही थी और मौसी अंदर बरामदे में तख्त पुष्प पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। मैंने तवे की स्याही उंगली पर लगाई और उसके पास जाकर खड़ा हुआ। यह तुम्हारे माथे पर क्या लगा है? मैंने कहा, और इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैंने उसे पहुंचने के बहाने उसके माथे के बीच में उंगली से काला टीका लगा दिया। यह देखकर मानी चिल्लाए, बहन जी हिंदू, बहन जी हिंदू। कीचू और जाजी हंसने लगे। बाहर आकर मैं दरवाजे से देखता हूँ कि मौसी ने नमाज से निबटकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। और फिर मानी को डांटकर बोली, क्या शोर मचाया तुमने? अम्मा देखो ना वह बहन जी के माथे पर। क्या है माथे पर? कुछ भी तो नहीं है, बेकार में। फिर शाम को जो मैं अंदर गया तो वह बैठी रोटियां पका रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली। माथे पर वह काला टीका ज्यों का त्यों लगा था। उसने नीची नजरों से घूरकर देखा और वह मानी की तरफ देखने लगी, फिर आंखें झुकाकर यूं ही बैठ गई। टीका साफ दिखाई दे रहा था। उस रोज वह सारा दिन वैसे ही टीका लगाए फिरती रही। सारे घर वाले उस पर हंसते रहे, लेकिन इसने टीका ना मिटाया। कैसे मिटाती? मेरे हाथ का लगा हुआ टीका था।
अब बोलो भाभी, मिजाज कैसे है? अरे रहने दे ये गप्पे, जानती हूँ तेरी बातें। अच्छा तो और सुनो, सईद ने भाभी की बात अनसुनी करके कहा। एक दिन मानी भागता हुआ आया और कहने लगा, भाईजान बहन जी चूड़ियाँ पहन रही हैं, चूड़ियाँ। मैंने वैसे ही मजाक से मुंह बना दिया, चूड़ियाँ? ऐ थू, मैंने कहा। चूड़ियाँ तो गांव की लड़कियां पहनती हैं। मेरा ख्याल है उसने मेरी बात सुन ली, क्योंकि अगले दिन मैंने उसकी कलाइयाँ देखी, खाली थी। देखकर मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा जाने किस चाव से चूड़ियाँ पहनी होंगी। मुझे अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया। मैंने कीचू को संबोधित करके कहा, कीचू तुम चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? देखो तो हाथ कैसे खाली खाली से हैं। कल आई तो थी चूड़ियों वाली, वह बोली बहन जी ने पहनी थी, फिर बहाने बहाने अपनी कलाइयाँ छुपा ली। फिर मैंने कीचू से कहा, बहन जी को पसंद ना आई, उतार दी। ओह ये बात है, मैं तुम्हें ला दूँ चूड़ियाँ? चूड़ियाँ खरीदने में तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ऐसी लाकर दूंगा कि बैठी अपने हाथों को देखती रहोगी। घर में जब किसी को मंगवानी होती है तो मुझसे ही कहा करते हैं, बस अपने नाप की चूड़ी दे दो, फिर देखना। अगले दिन जब मैं और मानी बैठक में बातें कर रहे थे तो मानी चिल्लाने लगा, यह देखो भाईजान। उसने मुझे एक चूड़ी दिखाकर कहा, यह क्या तुम्हारी चूड़ी है? अच्छा भाभी, बोला वह किसकी चूड़ी थी? मैं क्या जानूं, भाभी ने काम करते हुए कहा। तभी तो बता रहा हूं तुम्हें। यानी कोई वह चूड़ी चुपके से वहां रख गया ताकि मैं उस नाप की चूड़ी ला दूं। क्यों भाभी, समझी अब? शायद वह कीचू की हो, भाभी ने कहा। ओह। सईद ने सिर हिलाया। मैंने कीचू की कलाई से मिलाकर देखा, वह बहुत बड़ी थी। मैं उसे हर समय अपने पास रखता हूँ। अब भी मेरे पास है, दिखाऊं? वह उठ बैठा और सूटकेस से एक चूड़ी निकालकर भाभी को दिखाकर कहने लगा, यह देखो भाभी। भाभी ने उसे हाथ में लेकर कुछ देर ध्यान से देखा, फिर बोली, तौबा, कितना झूठा है, गप मारने में कमाल कर दिया तुमने। अरे यह वह चूड़ी है जो पिछले महीने मैंने तुम्हें दी थी। इस नाप की चूड़ियां लेते आना। देखो तो बिल्कुल वही है। तस्लीम को तो ढीली होगी है, मेरे और उसके हाथ में बहुत अंतर है। कब दी थी मुझे तुमने? वह चकित होकर कहने लगा, याद नहीं, जब तुम 10 दिन की छुट्टियों में आए थे पिछले महीने? हाँ, बल्कि तुम्हारे भाई ने आप ही कहा था लाहौर से चूड़ियां मंगवा लो, याद आया? ओह, सईद ने दांतों तले जबान दे दी। लेकिन भाभी, फिर यह मेरी मेज पर कैसे पहुंच गई? किसी बच्चे ने संदूक से निकाल कर वहां रख दी होगी। लाहौल विला कुवत, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, आज पता चला तुम्हें? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। और भाभी, मैं इसे छिपा छिपा कर रखता था कि कोई देख ना ले। बस रहने दो गप्पे। परमात्मा की सौगंध सच कहता हूँ, एक दिन की बात है कि नहीं, मैं नहीं सुनती। भाभी ने मुस्कुराकर कानों में उंगलियां दे दी। परमात्मा की सौगंध, आज तो बुरी हुई हमसे। यह कहकर वह उठ बैठा और साथ के कमरे में जाकर सूटकेस में से अपने कपड़े निकालने लगा। कागजों में से उसने 2 तस्वीरें निकाली और भाभी के पास आकर कहने लगा, यह देखो भाभी, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। सच? भाभी बोली, देखूं तो। ओ, बहुत बड़ी हो गई। भाभी ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, तुम तो कहते थे, जाने क्या कहते थे, देखो तो उसकी तो अपनी ही शक्ल है, लेकिन उसके माथे पर यह तिल कैसा है? भाभी ध्यान से तस्वीर देखते हुए कहने लगी, नहीं, उसके माथे पर तो तिल नहीं है। सईद बोला, तो यह काला सा क्या है? भाभी ने उसे तस्वीर दिखाते हुए पूछा, जाने कैसे लग गया ये, मुझे तो मालूम नहीं। शायद किसी ने लगा दिया हो। आखिर लगाने ही से तो लगा होगा ना, अपने आप तो नहीं आ गया। और तुम इसे छुपा छुपा कर रखते होंगे, फिर भला कोई और कैसे लगाएगा? तुम्हारी सौगंध भाभी, बड़ी सावधानी से रखता हूँ इसे। रोज सिरहाने रखकर सोता हूँ, फिर सुबह सवेरे ही उठकर देखता हूँ। अच्छा, तो अब छोड़ो इन बातों को और इसके माथे पर से यह बिंदु खुरच दो। किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अभी खुरच देता हूँ भाभी। हाँ, अभी मेरे सामने, नहीं तो भूल जाओगे, और यदि भूल गए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा भाभी, तुम इतनी सी बात पर नाराज हो जाती हो? भाभी सईद के हाथ में से एक और तस्वीर लेकर देखने लगी। और यह दूसरी तस्वीर किसकी है? यह है हमारी भाभी की तस्वीर। कौन सी? वही जो पिछले साल भाईजान ने खिंचवाई थी। लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे जा पहुंची? ओ, मैं भी सोचती थी कि संदूक में 3 कॉपियां रखी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 2 पड़ी हैं। यानी तुमने संदूक में से चुरा ली? कैसे ना चुराता, इसके बिना जीवन अधूरा रह जाता ना। बस एक तुम हो भाभी, जिसके लिए मेरे दिल में असीम श्रद्धा है। बस तुम, मैं और यह। उसने तस्लीम की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारी बहुरानी, तीनों इकट्ठे हों तो मेरे लिए स्वर्ग हो जाए। अच्छा छोड़ो इन गप्पों को और तस्लीम के माथे का तिल खुरच दो। सुना तुमने? यह लो, अभी जाता हूँ, उसने एक फौजी सलाम करते हुए कहा और साथ के कमरे में जाकर चाकू ढूंढने लगा।
शाम को जब सईद बाहर घूमने गया हुआ था तो उसके भाई हमीद दफ्तर से वापस आए। मियाँ बीबी देर तक बैठे बातें करते रहे। बातों ही बातों में तबस्सुम ने सईद की बात छेड़ दी। कहने लगी, अल्लाह रखे, सईद अब जवान हो गया है, आपको इसकी भी चिंता है कि नहीं? अब भी अगर आप इसकी शादी की चिंता न करेंगे तो कब करेंगे? अरे इसे बीए तो कर लेने दो, हमीद ने लापरवाही से कहा। आखिर आपकी नज़र में कोई लड़की है भी कि नहीं? तुम तो पगली हो बस। हमीद मुस्कुराने लगा। आजकल वह समय नहीं रहा जिसे जी चाहा लड़के के सिर मढ़ दिया। तबस्सुम सुनी अनसुनी करते हुए बोली, मौसी की लड़की तस्लीम के बारे में आपका क्या विचार है? तुमसे तो बस हद है, मुझसे क्या पूछती हो? कोई मेरा ब्याह करना है? तुम लड़के से पूछो, हम तो बस यही चाहते हैं कि कोई प्रतिष्ठित घराना हो और बस। तभी तो कह रही हूँ, मौसी का घर तो आप जानते ही हैं, आप और लड़का भी राजी है, बल्कि बातों ही बातों में उसने स्वयं मुझे जताया। बस तो फिर पूछने का क्या मतलब? लेकिन हाँ, तुम्हारी मौसी का क्या ख्याल है इस बारे में? तभी तो कह रही हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो एक दिन के लिए लाहौर चली जाऊं और मौसी से बात करूं। वैसे भी उनसे मिले 6 साल हो गए, मेरी शादी पर आए थे वे, उसके बाद तो मिलना ही नहीं हुआ। जब सईद ने सुना कि भाभी उसके साथ एक दिन के लिए लाहौर जा रही है तो खुशी से नाचने लगा। ओ भाभी, मेरी तो ईद ही हो जाएगी, हम तीनों एक ही जगह होंगे, तुम, मैं और वह। मौसी और तबस्सुम बड़े तपाक से मिली। माँ नहीं तो तबस्सुम के गले का हार हो गया। कीचू भी दिन भर बहन जी करती फिरी। तस्लीम भी आंखों ही आंखों में मुस्कुराती रही, चूंकि सईद भी पास ही बैठा था। रात को जब मौसी और तबस्सुम अकेली बैठी थी तो तबस्सुम ने सईद की बात छेड़ दी। कहने लगी, मौसी जी, तस्लीम के बारे में भी सोचा है? अल्लाह रखे, अब तो जवान हो गई। हाँ, मैंने कई बार तुम्हारे मौसा जी से कहा है, पर तुम तो जानती हो बेटी, उनका अपना ही स्वभाव है। कहते हैं लड़की सयानी हो जाए तो देखा जाएगा। उनका ख्याल है कि लड़की से पूछे बिना यह काम नहीं करना चाहिए। मुझे तो उनकी यह बात अच्छी नहीं लगती। तुम ही बताओ बेटी, भला माँ बाप लड़की से ऐसी बात पूछते अच्छे लगते हैं? तौबा तौबा, हमारे समय में तो यह बात बहुत बुरी समझी जाती थी। हम तो हुए ना पुराने जमाने की बेटी, लेकिन वह तो मेरी बात सुनते ही नहीं। इस बारे में मैं एक बात कहूँ मौसी, अगर बुरा ना मानो तो? एलो, मैं क्यों बुरा मानने लगी? तुमसे बढ़कर मुझे कौन प्यारी होगी बेटी? तबस्सुम छेप कर बोली, मेरा मतलब है सईद। सईद परमात्मा की कृपा से जवान है, इस साल बीए कर लेगा, बड़ा अच्छा लड़का है। अगर आपकी क्या राय? तो बेटी वह तो अपना ही लड़का हुआ, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। मैं आज तुम्हारे मौसा जी से बात करूंगी। मेरा ख्याल है उन्हें इस बात में कोई आपत्ति नहीं होगी। अपनी लड़की अपने घर में ही रहे तो अच्छा ही होता है, क्यों है ना बेटी? अगले दिन मौसी हंसते हुए कहने लगी, मैंने कहा था ना, उन्हें तनिक भी आपत्ति नहीं होगी। कहने लगे कि यह तो बड़े आनंद की बात है। हाँ, अगर तस्लीम बुरा ना मानना बेटी, आजकल की प्रथा जो ही। अब मुसीबत यह है कि तस्लीम से मैं बात कर नहीं सकती, मुझसे तो ना हो सकेगा। मैं स्वयं पूछ लूंगी मौसी जी, आप निश्चिंत रहिए, तबस्सुम ने हंसते हुए कहा। दोपहर के समय बहाने बहाने तबस्सुम तस्लीम को बैठक में ले गई, लेकिन सोच रही थी कैसे बात करे। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। कुछ एक मिनट तो वह इधर उधर की बातें करती रही, फिर उसकी नज़र सईद के बिस्तर पर जा पड़ी। बिस्तर लगा हुआ था और तकिए के नीचे से तस्वीर का एक कोना दिखाई दे रहा था। अचानक उसे बात याद आ गई। धर्म से भाभी, मैं उसकी तस्वीर बड़ी सावधानी से रखता हूँ, रोज सिराने रखकर सोता हूँ, सवेरे उठकर देखता हूँ। वह मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, तस्लीम मेरा एक काम करोगी? बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, तुम्हारी कोई सहेली है, जाने क्या नाम है उसका? सईद को उससे बड़ा प्रेम है और बहुत अधिक। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, हमारा इरादा है कि अब सईद की शादी कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस लड़की के माँ बाप से बात करने से पहले लड़की का मन टटोल लें। अगर उसे स्वीकार हो तो संबंध के लिए बातचीत करें। क्यों तस्लीम, है ना ठीक? तस्लीम का चेहरा पीला पड़ गया। तबस्सुम मुस्कुराकर बोली, तुम अगर बातों ही बातों पूछ लो तो मेरे दिल से चिंता जाती रहेगी। मुझे क्या मालूम कौन है वह? तस्लीम ने बड़ी कठिनाई से कहा। मैं बताती हूँ तुम्हें, तबस्सुम ने हंसते हुए उत्तर दिया। देखो ना, सईद को उस लड़की से इतना प्यार है कि रोज उसकी तस्वीर सिरहाने रखकर सोता है और सुबह सुबह सबसे पहले उसे उठकर देखता है। यह देखो, अब भी तकिए के नीचे पड़ी है, आज शायद वह इसे उठाना भूल गया। यह देखो। तबस्सुम ने तकिए के नीचे से तस्वीर निकालकर तस्लीम को दिखाते हुए कहा। तबस्सुम की नज़र तस्वीर पर पड़ी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, रंग उड़ गया, क्योंकि उसके हाथ में उसकी अपनी ही तस्वीर थी।
और माथे का तिल चाकू से खुरचा हुआ था। तस्लीम खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझसे मजाक करती हो बहन जी? मजाक? हंसते हंसते उसकी हिचकी सी निकल गई। उसका मुंह लाल हो गया और गाल आंसुओं से तर थे। ठीक उसी समय सईद कमरे में दाखिल हुआ। जाजी, जो जाने कब से दरवाजे में आ खड़ा हुआ, सईद को देखकर चिल्लाने लगा, देखो भाईजान, बहन जी को क्या हो गया? मुंह से हंसती है और आंखों से रो रही है।